नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी पे। दोस्तों आज एक नई स्टोरी आप सबके बीच पे प्रस्तुत है। आज की स्टोरी है मोहब्बत और मोहब्बत की सुहागरात। आज की बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग पूरी स्टोरी सुनिएगा और बताइए कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आप लोग नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज शादी हो रही थी, किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था, मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल हो रही थी, औरतें ठहाके लगा कर हंस रही थीं, आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो दुल्हन, जिसकी ज़िंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहाँ कुछ अपने कहने के लिए लोग थे, वहाँ न जाने कौन होगा, किसके साथ रहेगी। वहीं उसी हाल के एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर से उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश करने में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आपे से बाहर थी। वो गुस्से में बोल रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी इतने अच्छे लड़के के साथ। वो तो मेरा होना चाहिए था, मैं उससे शादी करना चाहती थी, मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती थी। वो नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया, फिर बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान, समझी। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिली है वहाँ इससे भी ज़्यादा जिल्लत मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती है। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा है ना, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जानवरों जैसा सलूक करता है ये लोगों के साथ, समझी। वो आदमी आगे कुछ बोलता, उसे पहले ही बाहर से आवाज़ सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई। हम भी तो देखें सोनिया का दूल्हा कैसा दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, वो अब मुस्कुराकर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो ताकि सबको लगे कि हमने अपना फ़र्ज ठीक से ही निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर चले गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, और हो भी क्यों ना, एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसका नाम था रमन। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। रमन दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। ये लोगों के सामने बहुत कम आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपने फ़ोटोज़ शेयर करता रहता है, लेकिन फ़ोटोज़ से कोई उसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया। कोई कहता है ये इंसान नहीं जानवर है, तो कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप का है, कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप नहीं है। बस लोग बदनाम कर रहे हैं। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 5 फुट का अच्छी कदकाठी का लड़का बाहर निकला। उसने सेहरा बांध रखा था और ब्लैक कलर का सूट पहना था। सेहरा रहने की वजह से किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग तो उसे ऐसे देखकर ही खुश हो रहे थे, मानो कोई देवता आसमान से उतर कर आया हो। ये रमन था। वो अकेले ही उन लोगों की ओर बढ़ गया तो सब लोग खुसुर फुसुर करने लगे कि ये अकेला ही क्यों आया है, क्या इसके परिवार में कोई नहीं है या फिर ये लेकर नहीं आया। रमन जैसे ही सबके पास पहुंचा, सबके मुंह बंद हो गए और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरे पर खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी सोनिया को ये तक एहसास नहीं था कि उसके आसपास अब कोई नहीं है। वो अकेली हाल में बैठी एकटक जमीन को निहार रही थी। तभी पास मंत्र पढ़ रहे पंडित ने कहा, बिटिया तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठी हो, बोरियत महसूस नहीं हो रही है। पंडित जी के अचानक बोलने से सोनिया थोड़ी डर गई और बिना कुछ बोले सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। बाहर सोनिया की चाची रमन की आरती कर रही थी और शादी की सभी रस्में कर रही थीं। तभी एक औरत ने रमन को देखते हुए कहा, बेटा आप अकेले आए हो, आपके परिवार वाले नहीं आए। रमन ने अपना सेहरा को एक ओर करके कहा,
आपकी बेटी भी तो अकेली ही जाएगी और शादी मुझसे करनी है, परिवार वालों से को नहीं ना, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। रमन की खूबसूरत से चेहरे को देखकर सभी लड़कियां सोनिया से जलने लगीं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। सोनिया की चचेरी बहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। रमन को अंदर लाया गया। रमन ने एक नज़र सोनिया को देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद सोनिया को भी मंडप में बैठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए। और अब आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा। तो सब हंस पड़े, लेकिन ना तो रमन के चेहरे पे हंसी आई और ना ही सोनिया के चेहरे पर। सोनिया 5 फीट 6 इंच की पतली सी और गोरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई गम, मानो वो दुनिया में ही नहीं है। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया जाता है, और वो भी जैसे अपने आप में ही होना। खैर शादी हुई और रमन सोनिया को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी में रमन के ड्राइवर ने रमन और सोनिया को खामोश देखकर कहा, वैसे सर आपने वो वाला चुटकुला फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर आता है और वो शेरनी अकेली जाती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं, तो अकेली शेरनी को लेकर आए हैं। रमन ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। रमन ने एक सोनिया को देखा जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब रमन ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। सोनिया को ना रमन से कोई फर्क पड़ रहा था ना किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के खत्म हो चुके थे। 10 साल से वो अपने बाहरी आंसुओं को बहाती रही, लेकिन अब वो रोती नहीं, जो होता है उसे सहती और बस सहती ही है। चाचा चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थीं और अब उसे बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। उसने इन 10 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती है। बोलना हंसना तो भूल ही गई है। उसकी ज़िंदगी में बोलने और हंसने की कोई वजह न थी और न कोई ऐसा था जो उससे बातें करना चाहता हो। इसलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। रमन का घर आ चुका था। रमन बाहर निकल गए, लेकिन सोनिया अभी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आया है या नहीं और आगे क्या करना है। वो इन सब बातों से अनजान थी। जब रमन ने सोनिया को अपने आसपास नहीं पाया तो उसने मुड़कर देखा। सोनिया अभी भी भाव शून्य होकर बैठी थी। रमन के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ, लगभग उम्र 17 साल थी। उसने रमन से कहा, भैया मैं ले आता हूँ मेम साहब को। रमन ने लड़के को सोनिया को लाने का इशारा किया तो लड़का दौड़कर सोनिया के पास गया और कार का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैडम घर आ गया है, आप बाहर आ जाइए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सोनिया ने अपने लहंगे को संभाला और बाहर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर के बाहर खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा लॉन था, जिसे देखकर सोनिया को थोड़ा सुकून मिला। अब वो पलटी तो सामने सफ़ेद पत्थर से बना एक खूबसूरत सा बंगला था। तभी उसकी नज़र रमन पर पड़ी। रमन उसे उसी की तरह बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी लड़के ने सोनिया को चलने के लिए कहा तो सोनिया चलते हुए रमन के पास आ गई। जैसे ही रमन उससे दूर होते हुए लड़के से बोला, जाली, इसे यहाँ के रूल्स और बाकी काम समझा दो। अगर इससे एक भी गलती हुई तो सज़ा तुम्हें मिलेगी। लड़का, जिसका नाम जाली था, उसने हाँ में सिर हिलाया तो रमन चला गया। वहीं सोनिया रमन को हैरानी से जाते हुए देखने लगी। जाली ने सोनिया को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं मैम। सोनिया ने खाली नज़रों से जाली को देखा और अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की है, उसको इज्जत दी है। अब जाली ने सोनिया को चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह आपके लिए नहीं है।
सोनिया ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जाली भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और ना ही यहाँ कोई औरत है, इसलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जाली अब सोनिया के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो रमन साहब ही हैं यहाँ, और अब आप और एक कमरे में वृद्ध आदमी है तो जो अभी बाहर नहीं आते हैं, शायद वो बीमार है और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही रमन सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी हो आप वहाँ कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुँचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में 10 बजे आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना है खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जाली ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रट लगा ली हो। सोनिया अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे यहाँ। सोनिया ने उदास आंखों से सब कुछ देख लिया और अगले दिन 8 बजे वो डाइनिंग टेबल पर आई और डाइनिंग टेबल पर आई चाय पी रही थी। उसी समय रमन उसकी तरफ देखा और ना जाने दोनों की आंखों ने ऐसा क्या कहा कि दोनों से प्यार हो गया। और सोनिया जिसकी ज़िंदगी नरक थी, उसके चाचा चाची नरक बनाना चाहते थे, वह अब एक खूबसूरत ज़िंदगी में तब्दील हो सकी थी। वह एक सुंदर ज़िंदगी में तब्दील। तो दोस्तों, कभी किसी के भाग्य का कोई नहीं जानता है, कब किसके भाग्य में क्या है।